हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू एट मोशन ऑनलाइन। और मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका करीना। और फिजिकल केमिस्ट्री में हमने स्टार्ट किया है चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन पे हम 8 लेक्चर्स कर चुके हैं और ये हमारा आज का 9th लेक्चर है, जिसमें हम कॉलॉइड्स को ही कंटिन्यू करेंगे। और कॉलॉइड्स के बाद हमें जो बच्चों लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ना है, उसमें हम पायस की चर्चा करेंगे। पर आज हम कॉलॉइड्स की चर्चा में हम क्या पढ़ेंगे? लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि मैंने आपको बताया कि मिसल कैसे बनता है, साबुन की शोधन प्रक्रिया कैसे होती है। आज हम जानेंगे कि कॉलॉइड को हम कैसे कैसे बना सकते हैं, और अगर कोई कॉलॉइड बनता है तो उसका शुद्धिकरण आप कैसे करोगे। तो आज का हमारा लेक्चर होगा कॉलॉइड को बनाने की आपकी विधियां और कॉलॉइड विलयनों का शुद्धिकरण। तो लेक्चर का नाम है कॉलॉइड निर्माण की विधियां और कॉलॉइडी विलयन जो आपके बन गए हैं, उनको शुद्धिकरण करने के क्या क्या तरीके हैं। अब बच्चों, कॉलॉइड्स जो होते हैं ना, उनको आप बहुत तरीके से बना सकते हो। आप कोई ना कोई रासायनिक अभिक्रिया करके उनको बना सकते हो। दूसरा एक और मेथड होता है जिसको हम ब्रेडिक आर्क्स मेथड कहते हैं, उससे आप कॉलॉइड बना सकते हो। और हम क्या करते हैं, जो कॉलॉइड बनाते हैं उसके बाद जो कॉलॉइड का विलयन बनता है, उनका शुद्धिकरण भी अनेक तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर लेक्चर में आज हमको शुद्धिकरण की तकनीकें भी पढ़नी है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। कॉलॉइड्स को बनाने की क्या पढ़ेंगे हम? विधियां पढ़ेंगे कि कैसे हम उनको बनाएं। तो कॉलॉइड निर्माण की विधियों में जो सबसे इंपॉर्टेंट विधियां होती हैं वो कौन कौन सी हैं, देखिए। तो बच्चों, जब हम कॉलॉइड को बनाते हैं तो कॉलॉइड बनाने की हमारे पास मुख्य 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। पहली विधि में हम ये देखेंगे कि कैसे हम केमिकल रिएक्शन करवा के कॉलॉइड बनाएं, ठीक है। दूसरी विधि में देखोगे आप, हम ब्रेडिक का आर्क मेथड यूज करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से हम कैसे गोल्ड, सिल्वर और अनेक मेटल्स के कॉलॉइड बनाएं। उसके बाद तीसरा जो है वो है आपका पेप्टन। पेप्टन से कैसे कॉलॉइड बनाएं ये भी हम सीखेंगे। तो हमसे पूछा जाएगा कि कॉलॉइड बनाने की कितनी विधियां हैं, तो हम कहेंगे कि हम 3 तरीकों से कॉलॉइड्स जो हैं उनका निर्माण कर सकते हैं। तो जानते हैं हमारा कॉलॉइड बनाने का पहला तरीका। तो कॉलॉइड की कुछ महत्वपूर्ण विधियां आपको यहाँ पर बताई गई हैं। जैसा मैंने आपको बताया, केमिकल रिएक्शन से मतलब पहली विधि हुई आपकी रासायनिक विधि, जो मैं आपको अभी समझाऊंगी। दूसरी विधि हुई विद्युतीय विघटन या ब्रेडिक आर्क विधि। मतलब विद्युतीय विघटन का मतलब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में मैंने बोला हम कॉलॉइड को बनाएंगे। और इस मेथड का एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बोला जाता है ब्रेडिक्स आर्क मेथड। आर्क का मतलब इलेक्ट्रिसिटी का स्पार्क यूज करके हम इस तकनीक को प्रयोग में लेके कॉलॉइड बनाएंगे। तीसरा है पेप्टन। ये एक नई ही टर्म है, जब मैं अभी आपको पेप्टन पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि पेप्टन से आप कैसे कॉलॉइड को बनाते हो। तो पहले पढ़ते हैं कि रासायनिक विधियां आपकी क्या क्या हैं कॉलॉइड्स को बनाने की, ठीक है। अब बच्चों, रासायनिक विधियों का मतलब होता है कि केमिकल रिएक्शन करवा के आपने कॉलॉइड कैसे बनाया। अब अगर आप केमिकल रिएक्शन करके कोई कॉलॉइड बनाते हो ना, तो आप वहां पर क्या क्या विधियां प्रयोग में लेते हो, पहले मैं आपको वो बताऊं। अगर रासायनिक अभिक्रिया से कॉलॉइड बनाना है ना, तो 4 तरीके से रिएक्शन करवा के आप कॉलॉइड बना सकते हो। देखो कैसे करोगे। पहले करवा दो उसका अपचयन, ठीक है। दूसरा होता है आपका द्विक अपचयन। तीसरा होता है आपका अपघटन। अपघटन कौन सा? जल अपघटन। और चौथा होता है आपका ऑक्सीकरण। क्लियर कॉन्सेप्ट? कितनी विधियां हैं कॉलॉइड को बनाने की? यहां पर मैंने कॉलॉइड को बनाने की आपको 4 तरीके बताए कि या तो कर दो अपचयन, या कर दो द्विक अपचयन, नेक्स्ट होता है जल अपघटन, और लास्ट होता है आपका ऑक्सीकरण। इन 4 विधियों से आप जो कॉलॉइड होते हैं उनका यहाँ पर बच्चों निर्माण जो है वो कर सकते हैं। तो पहला तरीका देखिए कैसे बनाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे लेके चले AS2O3, आर्सेनिक का ऑक्साइड है, ठीक है। इस AS2O3 में मैंने मिला दिया H2S, इसको मैं बोलूंगी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस।
और मैंने इसका करवाया द्विक अपचयन। क्या करवाया? यहां मैंने इसका करवाया द्विक अपचयन। अब मैंने यहाँ पे लिया क्या है, मुझे नाम लिखना पड़ेगा इन केमिकल रिएक्टेंट्स का, अभिकर्मकों का। ये हुआ आपका आर्सेनिक का ऑक्साइड। ये क्या होती है? H2S। ये होती है आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। ठीक है। अब आप जब ये अभिक्रिया आप करवाते हो तो उत्पाद में देखो आपको क्या मिलेगा। आपको मिलेगा यहाँ AS2O3 प्लस H2, ठीक है, सॉरी AS2S3 और H2O। AS2S3 जो बना है ना आर्सेनिक का सल्फाइड, ये होता है आपका सोल। और सोल भी क्या होते हैं? सोल कॉलॉइड ही होता है। सोल बनते कैसे हैं? कभी आपने किसी सॉलिड में लिक्विड को मिलाया तो भी सोल बनेगा, सॉलिड में सॉलिड को मिलाया तो भी आपका सोल बनेगा। तो ये जो आपका आर्सेनिक का सल्फाइड बना द्विक अपचयन करने से, और देखो आपने, मैंने यहाँ पर कोलॉइड को बनाने की कौन सी अभिक्रिया प्रयोग में ली है? मैं यहाँ पर रासायनिक विधियों से कोलॉइड का निर्माण कर रही हूँ। तो ये जो आपका आर्सेनिक सल्फाइड बना और ये बना आपका H2O वाटर, इस आर्सेनिक सल्फाइड को हम कहते हैं सोल, और सोल ही हमारा क्या होता है? सोल ही हमारा कोलॉइड होता है। क्लियर? सोल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? सोल को ही हम कोलॉइड कहते हैं। तो ये था आपकी पहली विधि क्या बनाने की? कोलॉइड को बनाने की। आगे बढ़े, चलिए अगला जो रासायनिक विधि में प्रयोग में लूंगी कोलॉइड को बनाने की, वो देखते हैं अपन क्या करेंगे। सेकेंड मेथड में मैंने SO2 में AS2O3 को डाला। ठीक है। SO2 क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होती है आपकी। इसमें हमने इस आर्सेनिक के ऑक्साइड को मिलाया। दोबारा आपके पास में ये सल्फाइड बना। ये क्या है? ये आपका सोल है, ये आपका वाटर है। लेकिन इस दूसरी अभिक्रिया में आप क्या करवाओगे? इस दूसरी अभिक्रिया में यहां पर जो मैंने रिएक्शन करवाई, ये है H2O का बनना। तो चलो बच्चों, अब हम देखेंगे कि कोलॉइड को निर्माण की दूसरी विधि हमारे पास में क्या है। ठीक है, तो दूसरी विधि में हम क्या देखेंगे? हमने लिया है यहाँ पे SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और इसमें हम मिला रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इस स्टेप में मैं क्या करवा रही हूँ? यहाँ पर मैं करवा रही हूँ ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। क्लियर? अब यहाँ क्या बनेगा? सल्फर है तो आपका यहाँ बन गया 2S प्लस H2O। तो यहाँ जो सोल बना, यहाँ जिस सोल का निर्माण हुआ, वो सोल किसका है? वो सोल आपका सल्फर का है। तो देखो ये SO2 क्या होता है? ये होता है आपका सल्फर का डाइऑक्साइड। ये H2S क्या है? ये है आपके पास में हाइड्रोजन सल्फाइड। करवाया क्या हमने? हमने करवाया ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण में मुझे ये जो सल्फर मिला है ये मेरा सोल है और ये मेरा H2O वाटर है। तो ये कौन सा मेथड हुआ? ये सेकंड नंबर का मेथड हुआ कि आप ऑक्सीकरण करके कैसे आप यहाँ पर निर्माण करोगे सल्फर के सोल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरी विधि की तरफ। तीसरी विधि क्या है? तीसरी विधि में मैंने यहाँ पर लिया है AuCl3 मतलब गोल्ड का क्लोराइड, और मैं इसमें डाल रही हूँ वाटर प्लस फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCHO। ठीक है, तो यहाँ जो बनेगा ये बनेगा आपका Au प्लस अगला जो निर्माण होगा वो आपका CH3COOH का हो जाएगा, एसिड का। क्लियर है बच्चों? तो देखो यहाँ हम क्या लेके चले, यहाँ पर हम ओरम क्लोराइड हमने लिया है, इसका गोल्ड का क्लोराइड। इसमें हमने क्या डाला? वाटर। वाटर के साथ मैंने इसमें HCHO डाला। HCHO किसका फॉर्मूला होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का। ये मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बता चुकी हूँ। ठीक है, ये जो Au आपको मिला है ये गोल्ड का सोल मिला है, और साथ में आपको यहाँ मिला है एसिटिक एसिड, या आप इसको इथेनोइक एसिड भी बोल सकते हो। तो ये अभिक्रिया कैसी हुई? इस अभिक्रिया को करवाने के लिए आपको यहाँ पर द्विक अपचयन करवाना पड़ेगा। तो इस अभिक्रिया के ऊपर मैं यहाँ लिखती हूँ कि यहाँ मैंने क्या करवाया है?
यहां मैंने द्विक अपचयन करवाया है। तो द्विक अपचयन की अभिक्रिया से आपको यहाँ पर गोल्ड का सोल जो है वो क्या होगा, प्राप्त होगा। क्लियर इतना? चलो आगे बढ़ते हैं रासायनिक विधियों में फोर्थ मेथड की तरफ। जो चौथा तरीका है बनाने का वो देखते हैं, वो क्या है। इसमें हमने क्या किया, FeCl3 लिया, आयरन का क्लोराइड, और हमने इसमें डाल दिया वाटर। अब अगर इसमें आप वाटर डालते हो तो आपको यहाँ FeOH होल थ्राइस मिल जाता है, ठीक है। तो बच्चों, और साथ में HCl आपका बाहर निकल जाएगा। अब देखो ये अभिक्रिया में हमने क्या क्या लिया। यहाँ पे हमने लिया आयरन का क्लोराइड, यहां मैंने लिया वाटर, ठीक है। और ये जो FeOH3 बना है ये क्या है, सोल, और HCl मतलब आपकी यहाँ पर बन जाएगा आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। अब ये अभिक्रिया आपकी कैसे हुई, इस अभिक्रिया को करवाने के लिए आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसमें भी वाटर ऐड किया, ये कहलाएगा आपका जल अपघटन। कैसी अभिक्रिया करवाई, जल अपघटन। तो चौथे तरीके में जिसमें हमने कोलोइड को बनाया, सोल को बनाया, हमने जल अपघटन करवाया। तो ये जो विधियां थी इनको हम रासायनिक विधियां बोलते हैं। रासायनिक विधियां किस चीज की, रासायनिक विधियां कोलोइड को बनाने की। तो कोलोइड का अगर आपको कोलोइडी परिक्षेपण बनाना है तो रासायनिक तरीके से आप या तो करवाओ उसका ऑक्सीकरण, सेकंड नंबर पे करवाओ या तो उसका जल अपघटन, तीसरा होता है उसका अपचयन, या फिर चौथा होता है उसका द्विक अपचयन। और आप सभी में देखोगे कि हमको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे हमको सब में सोल मिल रहा है, और सोल क्या है, एक कोलोइड का फॉर्म। तो ये पहला तरीका था कोलोइड को बनाने का। आगे बढ़ते हैं, विद्युतीय तरीके से आप कोलोइड को कैसे बनाओगे। ये होता है आपका विद्युतीय विघटन या ब्रैडिक आर्क की विधि। इसका मतलब ब्रैडिक आर्क के मेथड से मैं कोलोइड का निर्माण कैसे करूंगी। तो बच्चों, जो दूसरा तरीका है हमारे पास में कोलोइड्स को बनाने का, रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद जो दूसरा तरीका है उसका नाम है विद्युतीय विघटन या फिर ब्रैडिक आर्क की विधि, ठीक है। विद्युतीय विघटन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में विघटन होना, और इस मेथड का नाम रखा गया है ब्रैडिक आर्क मेथड। क्या नाम रखा गया है, इसका नाम है ब्रैडिक्स आर्क मेथड, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में देखिए होता क्या है, ये जो हमारा ब्रैडिक आर्क का मेथड होता है इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके कोलोइड बनाते हैं। लेकिन जब हम इस विद्युतीय विघटन का प्रयोग लेते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर परिक्षेपण और संघनन दोनों ही विधियां इस पूरी प्रोसेस में शामिल है। कौन सी दो विधियां हैं, इसमें दोनों विधियां शामिल है, दोनों विधियां शामिल हैं। कौन सी दो विधियां, एक का नाम है संघनन और एक दूसरे का नाम है परिक्षेपण। इंग्लिश में मैं बात करूं तो एक को बोलते हैं कंडेंसेशन और एक को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। दोनों विधियां इसमें शामिल हैं, कंडेंसेशन की भी और प्रेसिपिटेशन की भी। अब बात ये आ रही है कि ये जो कोलोइड बनाएगा ये कैसे कोलोइड बनाएगा। बच्चों, अगर मैं विद्युतीय विघटन या ब्रैडिक आर्क मेथड की बात करूं तो हमेशा ये जो सोल बनाएगा ना, ये सोल हमेशा मेटल के बनाएगा। आपको पता है सोल कोलोइड होते हैं, और ये जो कोलोइड्स बनाएगा वो मेटल के कोलोइड बनाएगा। तो हम बोलेंगे कि इस विधि से हम क्या करेंगे, धातुओं वाले कोलोइड बनाएंगे, मेटालिक कोलोइड्स बनाएंगे। अब वो मेटालिक कोलोइड हम किस किस के बनाएंगे, मेटालिक कोलोइड बनेंगे आपके यहाँ पर या तो गोल्ड के या सिल्वर के या प्लैटिनम के, ठीक है। तीनों मेटल हैं, तो इन तीनों मेटल की अगर आपको कोलोइड बनाने हैं सोल के रूप में तो कौन सा तरीका यूज करोगे, ब्रैडिक आर्क मेथड यूज करोगे। अभी मैंने आपको जो इससे पहले की विधि बताई कि हमको कोलोइड बनाने की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें मैंने अधिकतर कौन से सोल बनाए, आर्सेनिक का सोल बनाया, आयरन का सोल बनाया, वो भी आपके मेटालिक सोल थे। लेकिन इस विधि में हम कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करवा रहे, यहाँ पर हम एक पूरा ब्रैडिक आर्क का मेथड यूज कर रहे हैं जिससे हम
धातु का सोल बनाएंगे, मेटालिक सोल बनाएंगे, और मेटालिक सोल किसका बनेगा? गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम का बनेगा। यहां पर दो अभिक्रियाएं शामिल होगी, एक कंडेंसेशन, एक प्रेसिपिटेशन। संघनन और परिक्षेपण दोनों के मिश्रण से हमें यहाँ पर कौन सा सोल मिलेगा? मेटालिक सोल मिलेगा। अब देखो ये अभिक्रिया होती कैसे है। इस अभिक्रिया में हमारे पास में दो इलेक्ट्रोड होते हैं जो पूरी तरीके से एक प्रेसिपिटेट में डूबे हुए होते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक करंट को यहाँ पर पास करते हो तो आप देखोगे कि जो आपका मेटल है ना, वो आपका वाष्पीय होके, वेपोराइज होके, इकट्ठा होके एक सोल के रूप में आपको मिलता है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी अभिक्रिया होगी? संघनन की अभिक्रिया यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए अभिक्रिया होगी कैसे ब्रैडिग-आर्क्स मेथड में। ये आपका सिस्टम है ब्रैडिग-आर्क मेथड का, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम है इसका? ब्रैडिग्स आर्क मेथड, मतलब ब्रैडिग आर्क की विधि। दूसरा नाम है इसका विद्युतीय विघटन। देखना अभिक्रिया में हुआ क्या है। इस अभिक्रिया में सबसे पहले हमने यहां पर जो चैम्बर लिया है, उस चैम्बर में हमने फिट किए हैं दो इलेक्ट्रोड्स। क्या फिट किए यहाँ पर? दो इलेक्ट्रोड्स। इन इलेक्ट्रोड्स पे हमने कनेक्शन दे दिया है पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि हमको यहाँ पे करंट को पास करना है। अब इस कंटेनर में मैंने जो लिया है वो लिया है परिक्षेपण का माध्यम। परिक्षेपण का माध्यम, इस परिक्षेपण के माध्यम में आप देख सकते हो कि ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स है ना, वो पूरी तरीके से डूबे हुए हैं। परिक्षेपण के माध्यम में इलेक्ट्रोड्स क्या कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड्स पूर्ण रूप से आपके डूबे हुए हैं। नीचे हमने इसको बैलेंस करने के लिए यहां पर एक आइस का चैम्बर लगाया है। क्या लगाया है? बर्फ अवगाह, मतलब हमने आइस का चैम्बर लगाया है। अब अभिक्रिया विद्युतीय विघटन में होगी कैसे? जैसे ही आप देखोगे कि आपको जिस भी मेटल का सोल चाहिए उसको हम इस इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखेंगे। इलेक्ट्रोड्स के बीच में रखने पर वो मेटल क्या होगा? वो आपका वाष्पीय हो जाएगा। वाष्पीकरण होने से ये जाके इस परिक्षेपण माध्यम में संघनन की अभिक्रिया करके संगठित रूप में आपको किस रूप में मिलेगा? कॉलोइड के रूप में मिलेगा। और उस कॉलोइड को हम क्या बोलेंगे? उस कॉलोइड को हम मेटल का सोल बोलेंगे। ओके, तो देखिए यहां पर पहली स्टेप, इस विधि में हम गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम इन धातुओं के कॉलोइड बनाएंगे। पहला तो ये हुआ। अब इन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप क्या प्रोड्यूस करोगे? इलेक्ट्रिक आर्क, जिसको हम बोलेंगे विद्युत आर्क, क्योंकि नाम ही इसका है ब्रैडिग आर्क विधि। ठीक है, तो पहली स्टेप में आपको क्या करना पड़ेगा? जो इलेक्ट्रोड्स परिक्षेपण माध्यम में डूबे हुए हैं, जो इलेक्ट्रोड्स परिक्षेपण माध्यम में डूबे हैं, उनके बीच में हम विद्युत आर्क उत्पन्न करेंगे। ठीक है, जैसे ही वो विद्युतीय आर्क वहां पर उत्पन्न हुआ, उत्पन्न होने के पश्चात होगा क्या? जो आपका मेटल है वो वाष्पीय होकर संघनित होगा। पहले वाष्पीय होगा और वाष्पीय होकर वो क्या करेगा? संघनीय होगा, संघनन करेगा और संगठित होगा। संघनित होने के पश्चात फोर्थ स्टेप में यहां पर लिख रही हूं, ये हो गई स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 3 और ये बच्चों हो गई आपकी स्टेप नंबर 4। संघनन करने के बाद ये क्या करता है? ये जो आपका वाष्पीय धातु है, ये कोलोइडी कणों का आकार लेकर संघनित होकर कोलोइड बनाएगी। ठीक है, तो ये क्या करेगी? संघनित होकर कोलोइडी अणुओं का
आकार लेगी। क्या करेगी? संघनित होकर कॉलोइडी अणुओं का आकार ले लेगी आपकी क्या? ये जो आपने धातुओं को वाष्पीकरण किया है। तो कॉलोइडी कणों का आकार लेने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर हमने ब्रैडिग आर्क मेथड से कौन से कॉलोइड बनाए? हमने बनाए धातुओं के कॉलोइड, इनको हम बोलेंगे मेटालिक कॉलोइड्स, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम की। तो ये था आपका दूसरा तरीका कॉलोइड्स को बनाने का। तीसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा तरीका है आपका पेप्टीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे पेप्टाइजेशन। ठीक है, चलिए, तो पेप्टन या पेप्टनीकरण भी हम इसको बोलेंगे। ये तीसरा तरीका है आपका कॉलोइड्स को बनाने का। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलोइड्स जो होते हैं हम उनका शुद्धिकरण कैसे करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड है आपका पेप्टन, पेप्टनीकरण, और इसको हम बोलेंगे पेप्टाइजेशन। अब पेप्टाइजेशन को समझने से पहले हम ये देखते हैं कि पेप्टन आखिर होता क्या है। तो पहले हम जानेंगे किसके बारे में? इस पेप्टन के बारे में। पेप्टन क्या होता है, पेप्टन को हम किस रूप से परिभाषित करेंगे? तो पहले हम जानेंगे कि पेप्टन क्या होता है। तो पेप्टन को हम किस रूप से परिभाषित करेंगे? पेप्टन का मतलब है किसी अवशेप के, किस अवशेप के? जो आपके विद्युत अपघट्य से आपको प्राप्त हुआ है। विद्युत अपघट्य से जो आपको अवशेप प्राप्त किया है, उस अवशेप को हमने विद्युत अपघट्य के किसी अवशेप के विद्युत अपघट्य के परिक्षेपण माध्यम, जिसको हमने प्रेसिपिटेशन मीडियम बोला है, की थोड़ी सी मात्रा के साथ मिलाकर जो कोलोइडल सोल बनाया जाता है, उसे पेप्टन कहते हैं। समझिएगा, हमने कोई भी अवशेप लिया, ठीक है, उस अवशेप को हमने क्या करना है? जो हमने अभी विद्युत अपघट्य प्रोसेस की, उस विद्युत अपघट्य में से आपको परिक्षेपण माध्यम की थोड़ी सी मात्रा लेनी है। अवशेप में वो थोड़ी सी मात्रा को मिलाकर क्या करना है आपको? उसको शेक करना है, मिलाकर उसको आपको हिलाना है। तो आपको क्या मिलेगा? आपको कोलोइडल सोल मिलेगा। वो जो कोलोइडल सोल मिला है ना, उसको हम पेप्टन कहते हैं। पूरी प्रक्रिया को पेप्टाइजेशन कहते हैं। और ये जो आपने यहाँ पर परिक्षेपण माध्यम लिया है, ये परिक्षेपण माध्यम जिस अवशेप में आपने डाला है, इस परिक्षेपण माध्यम को हम पेप्टनीकर्मक कहते हैं। क्या बोलेंगे? इस परिक्षेपण माध्यम को पेप्टनी कर्मक कहते हैं। तो ये प्रोसेस होती है आपकी पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में बेसिकली हमने क्या किया? हमने कोई भी अवशेप लिया, ठीक है, उस अवशेप को हमने क्या किया? हमने कोई भी परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम वो था जो आपको अभी इससे पहले ब्रैडिग आर्क मेथड में मिला था, उस परिक्षेपण माध्यम की थोड़ी सी क्वांटिटी में हमने उसको मिला के उसको शेक किया। तो हमको क्या मिला? हमको कोलोइडल सोल मिला। ठीक है, अब बच्चों ये कोलोइडल सोल कौन से बनाएगा? अगर आपके पास कोई ताजा बना हुआ अवशेप है, उन्हीं के कोलोइडल सोल बनाने के लिए हम पेप्टाइजेशन कर सकते हैं। तो ये विधि आप किसके लिए प्रयोग में लोगे? ताजे बने हुए अवशेपों के लिए। यह विधि ताजे बने अवशेपों के लिए
प्रयोग में आती है। जो अवशेप आपके ताजे बने हुए हैं उनके लिए आप कौन सी विधि अपनाओगे? उनके लिए हम अपनाएंगे पेप्टाइजेशन का मेथड। ये जो बना आपका ये पेप्टन है, और ये पेप्टन जो बना ये क्या है? एक तरीके से आपका प्योर कोलोइडल सोल है। तो ये विधि क्या कहलाएगी? पेप्टाइजेशन। तो 3 तरीके देखे हमने कोलोइडल सोल को बनाने के लिए। पहला, हमने उसको रासायनिक अभिक्रियाओं से बनाया। रासायनिक अभिक्रियाओं में हमने जल अपघटन किया, ऑक्सीकरण किया, अपचयन किया और द्विक अपचयन किया। दूसरा तरीका हमने अपनाया ब्रैडिगार्क मेथड, जो एक तरीके से विद्युतीय विघटन था। तीसरा आपका है पेप्टन, जिसमें पेप्टन के फॉर्मेशन से हमने कोलोइडल सोल का निर्माण किया। अब बच्चों, ये सब तो हो गई बातें कि आप कोलोइड बनाओगे कैसे, लेकिन आप जब भी कोलोइड बनाते हो ना, तो वहां पर इस परिक्षेपण माध्यम की वजह से, विद्युत अपघटीय होने की वजह से आप देखोगे कि उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है? हमने जो कोलोइडल सोल बनाया है उनका हमको शुद्धिकरण करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कोलोइडल सोल्स का हम शुद्धिकरण कैसे करें। जो कोलोइडल विलयन आपके बने हैं उनका प्यूरिफिकेशन कैसे करें। तो पहले तो बात ये जानो कि प्यूरिफिकेशन जो है, शुद्धिकरण जो है, वो हम कर क्यों रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप समझना कि प्यूरिफिकेशन हम करते क्यों हैं। आपने कोई भी कोलोइड बनाया, पहली चीज तो क्या है, उसमें आप देखोगे कि परिक्षेपण माध्यम, ठीक है, ये परिक्षेपण माध्यम क्यों आया? ये आपका विद्युत उपघटीय प्रक्रम से आया। कुछ कण ठीक है, परिक्षेपण माध्यम जो आपने लिया उसकी क्वांटिटी कुछ ऐसी आ जाती है कि ये पूरा प्रोसेस करते वक्त उसमें कुछ अशुद्धियां आ जाती है। दूसरा, आपका जो कोलोइडल सोल है जो बना है वो स्थायी नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो भी हम क्या करते हैं? उसका शुद्धिकरण करते हैं। तो यहाँ पे शुद्धिकरण करने का क्या मतलब है? कोलोइडल सोल का शुद्धिकरण करने का मतलब है कि उसकी सांद्रता की मात्रा को नियंत्रित करना, उसके कॉन्सेंट्रेशन को सीमा में लेके आना, नियंत्रण करना। इसी को हम बोलते हैं कि हमने कोलोइडल सोल का क्या किया? हमने कोलोइडल सोल का शुद्धिकरण किया। तो शुद्धिकरण क्या कहलाएगा? कोलोइडल सोल का शुद्धिकरण का मतलब है, शुद्धिकरण का क्या मतलब है? कोलोइडल सोल की सांद्रता को सीमा में लाना, उसका शुद्धिकरण कहलाता है। ठीक है, कोई भी कोलोइडल सोल है, उसकी सांद्रता को आपने नियंत्रित कर दिया, उसमें से आपने कोई भी परिक्षेपण माध्यम के कोई भी पार्टिकल्स हैं या कोई भी कोलोइडल सोल अनस्टेबल है, उसकी स्टेबिलिटी को आपने सही कर दिया, तो आप बोलोगे कि हमने कोलोइड्स का क्या कर दिया? हमने कोलोइड्स का शुद्धिकरण कर दिया। अब कोलोइड्स के शुद्धिकरण करने के आपके पास दोबारा 3 तरीके हैं। तो देखते हैं कोलोइड को हम शुद्धिकरण कैसे करेंगे। कोलोइड सॉल्यूशन के शुद्धिकरण की 3 विधियां हैं, अपोहन, विद्युत अपोहन और अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है, 3 तरीके हैं। अपोहन, अपोहन को हम इंग्लिश में बोलते हैं डायलिसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? डायलिसिस। विद्युत अपोहन का क्या मतलब है? विद्युत अपोहन का यहाँ पे मतलब होता है, तो अपोहन का मतलब हुआ डायलिसिस, विद्युत अपोहन का मतलब हुआ कि हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके डायलिसिस किया, तो ये हुआ इलेक्ट्रोडायलिसिस। और अति सूक्ष्म निस्यंदन का मतलब होता है बच्चों अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या होता है मतलब? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो कितने तरीके हुए? कोलोइडी विलयनों के शुद्धिकरण के मेरे पास में 3 तरीके हैं। क्या 3 तरीके हैं? अपोहन डायलिसिस, विद्युत अपोहन इलेक्ट्रोडायलिसिस, और तीसरा तरीका है अति सूक्ष्म निस्यंदन। इसका मतलब होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
अब डायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस करने का मतलब है कि जिस एपरेटस में आप डायलिसिस करवाते हो ना, उसको हम डायलाइजर कहते हैं। देखिए डायलाइजर होता कैसा है। पहला तरीका मैं आपको बता रही हूँ अपोहन करने का। पहले हम इसकी डायग्राम को देखते हैं, फिर हम इसकी पूरी ब्रीफ में इसको स्टडी करेंगे। देखो बच्चों, इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि एक कंटेनर लिया है और एक कंटेनर में एक जार में कोलोइडल पार्टिकल पड़े हुए हैं। ठीक है, इस जार में आप देखोगे कि एक साइड से हम कंटिन्यूअसली फ्रेश वाटर का सप्लाई यहाँ पे करते जा रहे हैं। यहां लिखा हुआ है अपोहक झिल्ली। इस अपोहक झिल्ली का मतलब है डायलिसिस की मेम्ब्रेन। डायलिसिस की मेम्ब्रेन। अब ये मेम्ब्रेन जो होती है ना, ये हमारे पास एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, पार्चमेंट पेपर भी हो सकता है, कोई भी हम झिल्ली यहाँ पर ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि जल है, कोलोइड है, और ये जो कोलोइड है ये किस रूप में है? यहाँ पर इसके सोल के कण आपके यहाँ पर मौजूद है। अब डायलिसिस प्रोसेस में आप करते क्या हो? डायलिसिस प्रोसेस में ये जो पूरा सिस्टम आपको दिखाया गया है ना, इसको हम बोलते हैं डायलाइजर। प्रोसेस का नाम है डायलिसिस, अपोहन। तो इस पूरे सिस्टम को हम अपोहक कहेंगे। अब यहां पर होगा क्या कि जैसे जैसे आप यहां पर फ्रेश वाटर का इस डायलिसिस में सप्लाई करते जाओगे, आपने यहां पर एक कंटेनर लिया है, उसको पानी के अंदर सस्पेंड कर दिया है। उस कंटेनर के अंदर क्या है? इस कंटेनर के आपके कोलोइडल पार्टिकल है। हमको क्या चाहिए? सिर्फ कोलोइडल पार्टिकल चाहिए, हमको सब कुछ उसमें से हटाना है, उसका शुद्धिकरण करना है। तो उसके लिए तरीका हमारे पास में क्या है? उसका तरीका है आपके पास में डायलिसिस। चलिए, तो पहली विधि अपोहन में हम क्या देखेंगे? अपोहन में हमने देखा कि ये एक डायलाइजर की तरह काम कर रहा है। प्रोसेस का नाम है डायलिसिस, हिंदी में हम इसको अपोहन कहते हैं। अब आपको पता है कि जब मैं कोलोइडी विलयनों की बात करती हूँ तो कोलोइडी विलयनों में कुछ ना कुछ आपके पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं, हमको उनको अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम क्या करते हैं? इस अपोहन की विधि का प्रयोग लेते हैं। और ये जो हम पूरा सिस्टम यूज कर रहे हैं ना, इसको हम अपोहक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इसको हम अपोहक कहते हैं। इसको हम अपोहक कहते हैं और इस पूरी विधि को हम अपोहन कहते हैं। अब ये प्रोसेस हम कर क्यों रहे हैं? हम कोलोइडी पार्टिकल्स का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो शुद्धिकरण हम तीन तरीके से करेंगे। पहला, हम उसका डायलिसिस करेंगे, सेकंड में हम उसका इलेक्ट्रोडायलिसिस करेंगे, और थर्ड में हम उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेंगे। ओके, तो बच्चों यहाँ पर आप क्या देखेंगे? यह विधि हम कोलोइडी विलयनों में से कणों को अलग करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसको अलग करने के लिए आप देखोगे कि हम यहाँ पर एक झिल्ली का प्रयोग करते हैं जिसको हम अपोहक झिल्ली कहते हैं। तो हम क्या करेंगे? यहां हम एक झिल्ली का प्रयोग करेंगे जिसे अपोहक झिल्ली कहेंगे। अब ये झिल्ली क्या हो सकती है? ये आपकी जानतव झिल्ली, जैसे कि आपका एनिमल ब्लैडर भी हो सकता है, कोई पार्चमेंट पेपर भी हो सकता है, या फिर कोई सेलोफेन की शीट भी हो सकती है। तो ये झिल्ली किस किस रूप में आपको देखने को मिलेगी? हम यहाँ पर जो इस अपोहक के लिए जो हम झिल्ली प्रयोग में ले रहे हैं वो क्या क्या हो सकती है? वो आपका पार्चमेंट पेपर हो सकता है, ठीक है, सेलोफेन की शीट हो सकती है, या फिर वो जानतव झिल्ली भी हो सकती है। वो जानतव झिल्ली का मतलब हुआ आपका एनिमल ब्लैडर, ठीक है, एनिमल मेम्ब्रेन भी हो सकती है। अब करना क्या है? जब हम डायलिसिस की अभिक्रिया करते हैं तो इस अपोहक झिल्ली में आपने कोलोइडल सॉल्यूशन डाल के इसको एक कंटेनर में लटका दिया है, ठीक है।
ये जिस कंटेनर में आपका कोलोइडल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, अपोहक झिल्ली का प्रयोग करके आपने इसको इसमें हैंग कर दिया। हैंग करने के बाद आप क्या करोगे, इसको हैंग करने के बाद आप कंटिन्यूअसली इसमें वाटर का सप्लाई देते जाओगे। देखो इस कोने में यहां लिखा हुआ है जल, तो हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली वाटर का सप्लाई इस एंड से इस कंटेनर में देते जा रहे हैं। अब बच्चों आप क्या देखोगे, जैसे जैसे कंटेनर में पानी जाता जाएगा आप ये देखोगे कि यहां से झिल्ली के द्वारा जल जो है ना वो कोलोइड के साथ बाहर निकलता जाएगा, और जो आपके सोल के कण बचेंगे ना वो इस मेम्ब्रेन में नीचे बचे रह जाएंगे, क्योंकि आप जैसे ही इसमें वाटर का सप्लाई करोगे वाटर क्या करेगा, सीधा उनको निकाल के बाहर कर देगा जल के साथ, किसको, कोलोइडी पार्टिकल्स को, लेकिन जो सोल के कण बचेंगे वो इसके अंदर बचे रह जाएंगे। तो इस पूरी प्रोसेस को हम डायलिसिस कहते हैं, अपहोहन कहते हैं, और ये जो पूरा सिस्टम हमने बनाया है इसको हम डायलाइजर कहेंगे, जैसे हिंदी में हम अपोहक कहेंगे। तो इस प्रोसेस में हमने किया क्या, जब हम जल का लगातार प्रवाह इस अपोहक में करेंगे तो जल प्लस कोलोइड हमें प्राप्त होगा, और क्योंकि हमने यहां पर कोई ना कोई झिल्ली का प्रयोग किया है तो वो झिल्ली क्या करेगी, ये सोल के पार्टिकल्स जो आपको नजर आ रहे हैं वो इनको कंटेनर में ही छोड़ देगी। इस कंटेनर को हमने किया क्या है, कंटेनर को हमने पानी में लटका दिया है, ठीक है। तो यहां पर जो सोल के कण होंगे वह वहीं रह जाएंगे, वह अलग नहीं होंगे। तो इस तरीके से कि अगर कोलोइडल पार्टिकल किसी चीज में मिक्स है तो हम उसको डायलिसिस करके अलग कर सकते हैं। इतना क्लियर है। चलिए दूसरा तरीका है अपोहन का, उसका नाम है वैद्युतीय अपोहन। मतलब अब हम डायलाइजिंग तो करेंगे लेकिन इलेक्ट्रोडायलाइजर का यूज करके करेंगे। तो इलेक्ट्रोडायलाइजर का क्या बेनिफिट है अब वो देखते हैं हम। तो दूसरा तरीका है विद्युत अपोहन, इसको मैं बोलूंगी इलेक्ट्रोडायलाइजर। ठीक है, अब इलेक्ट्रोडायलाइजर का क्या काम है तो समझिएगा। आपने देखा कि अभी हमने यहां पर एक डायलाइजर बनाया था। इलेक्ट्रोडायलाइजर को हमने क्यों यूज किया, क्योंकि जो डायलाइजर मैंने अभी आपको बताया जिसमें हमने झिल्ली का प्रयोग किया वो बहुत धीरे गति से काम करेगा। धीरे धीरे क्या करेगा, वो वाटर प्लस कोलोइडल सॉल्यूशन को बाहर निकालेगा और सोल कणों को वहीं छोड़ेगा। तो आपने देखा अपोहन की जो क्रिया हमने अभी की, अपोहन की पहले वाली जो क्रिया है वो बहुत धीमी गति से काम करेगी। क्या करेगी, वो बहुत धीमी गति से काम करेगी। ठीक है, अब अगर वो धीमी गति से काम करेगी तो हम क्या करेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई करेंगे। अब हम ये इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कई बार ऐसा होता है कि जो कोलोइडल पार्टिकल आपके होते हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ विद्युत अपघटय पार्टिकल भी मिक्स होते हैं। इस कोलोइडल पार्टिकल्स के अंदर क्या होते हैं, कुछ विद्युत अपघटय कण भी होते हैं। तो उन कणों को अलग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोडायलिसिस करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोडायलिसिस किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि हमने पूरी प्रक्रिया वैसे ही की, बस हमने साथ में क्या लगा दिया, एनोड और कैथोड लगा दिए। अब जब आप इलेक्ट्रोड का प्रयोग करते हो तो हमेशा इलेक्ट्रोड पे जो अपोजिटली चार्ज आयन उसके अंदर प्रेजेंट होता है ना, वो हमेशा उधर मूव कर जाता है। जैसे अगर आपका कैथोड होगा तो एनोड नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल उसके पास जाएंगे और एनोड होगा तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसके पास जाएंगे, क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट कौन करते हैं, जो पार्टिकल्स आपके ऑपोजिटली चार्ज होते हैं। तो देखो ये इलेक्ट्रोडायलाइजर कैसे काम करेगा। यहाँ पे आपका ये इलेक्ट्रोडायलाइजर का सिस्टम बना हुआ है जिसको हमने विद्युत अपोहन कहा। पिक्चर में आप देख सकते हो कि हमने दोबारा एक कंटेनर लिया है, किसके साथ, झिल्ली के साथ। ये झिल्ली दोबारा क्या होगी, या तो जानता हो झिल्ली होगी, या कोई सेलोफेन की शीट होगी, या फिर कोई पार्चमेंट का पेपर होगा। अब
इस कंटेनर में अपोहक झिल्ली लगाने के बाद हमने पूरा सिस्टम वैसे ही लिया है, कंटेनर को हमने इसके अंदर हैंग कर दिया, बस साथ में हमने क्या किया है, एक एडिशनल काम अलग किया है कि हमने यहाँ पर कैथोड और एनोड का प्रयोग किया है। ठीक है, कैथोड और एनोड का हमने यहां पर प्रयोग किया। क्लियर है बच्चों? कैथोड नेगेटिवली चार्ज, एनोड पॉजिटिवली चार्ज। अब आपने क्या किया है, सोल कण के साथ जो आपका कोलोइडल पार्टिकल मिक्स है वो आपने इसके अंदर कंटेनर में मिक्स कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस कर रहे हैं। जैसे ही आपने इस डायलिसिस का प्रोसेस शुरू किया, कण आपके यहां रह जाएंगे, कोलोइड भी आपके यहां रह जाएंगे, लेकिन अगर उस कोलोइड में कुछ विद्युत अपघटय कण प्रेजेंट है तो क्या होगा, जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, वो कैथोड की तरफ जाएंगे, और जो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज होंगे वो किसकी तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोड की तरफ मूवमेंट पार्टिकल हमेशा अपोजिट वाले करते हैं। तो हम ये देखेंगे कि ये डायलिसिस भी वैसे ही काम करेगा, बस अगर आपके पास में ये कोलोइडल सॉल्यूशन में कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जो विद्युत अपघटय हैं, तो हम देखेंगे कि नेगेटिव वाले कण कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव वाले कण आपके एनोड की तरफ जाएंगे। इतना क्लियर है बच्चों? तो ये दूसरा तरीका था कोलॉइड्स को शुद्धिकरण करने का, जिसका नाम है विद्युत अपोहन। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। जो पूरा एपरेटस है उसको हम कहते हैं अपोहक। इतना क्लियर? चलिए, एक और आखिरी तरीका है आपके पास कोलॉइड का शुद्धिकरण करने का, जिसका नाम है अति सूक्ष्म निस्यंदन। ओके, इसका नाम है अति सूक्ष्म मतलब अल्ट्रा, और निस्यंदन मतलब फिल्ट्रेशन। अब कोलॉइडल पार्टिकल्स के किसी भी विलयन में से कैसे हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करके उसको प्योर करेंगे, तो देखिए हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अब बात हुई है अति सूक्ष्म निस्यंदन की, तो ये जो आपका अति सूक्ष्म निस्यंदन है ना, एक विशेष प्रकार के निस्यंदक इसके लिए बनाया जाता है। एक विशेष प्रकार का निस्यंदक इसके लिए बनाया जाता है। अब आपको पता है ये जो विशेष प्रकार का निस्यंदक बनाते हैं, एक स्पेशल फिल्टर इसके लिए बनाते हैं। अब ऐसी जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले आपने देखा कि जब मैंने कोलॉइडल पार्टिकल को अलग किया तो मैंने वहां पर एक झिल्ली का प्रयोग किया। अब वो झिल्ली कैसे होती थी? झिल्ली में जो आप देखोगे कि वो है ना, सिर्फ जो पार्टिकल्स उसमें हैं उनको निकाल के जा रही है, दूसरे सोल के पार्टिकल्स को उसने वहीं छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि सोल के पार्टिकल्स उस झिल्ली में से पास नहीं हो पाए। तो झिल्ली का काम क्या है? सिर्फ कोलॉइडल वाले पार्टिकल को अलग करना। अब देखोगे कि कोलॉइडल पार्टिकल में सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल नहीं होता है, उसमें कुछ और पार्टिकल भी हमेशा मिक्स होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक स्पेशल फिल्टर बनाना पड़ता है जो उन पार्टिकल्स को छोड़ दे। तो आप देखोगे कि यहां पर इसके जो रंध्रों का आकार है उसको हमें छोटा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? उसको हमको छोटा करना पड़ता है। अब आप अगर ये फिल्टर प्रयोग में लोगे ना, तो ये फिल्टर तो क्या करेगा, कोलॉइडल पार्टिकल्स के साथ साथ उसमें जो चीजें मिक्स है उनको भी पास कर देगा। तो हमने देखा कि हमने ये जो निस्यंदक बनाया है, हमें इसके साइज को क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसके आकार को छोटा करने के लिए इसमें हम एक कोलोडियन डालते हैं। अब ये कोलोइडन होता क्या है देखना। कोलोइडन मुख्य रूप से एल्कोहल या ईथर का 4% नाइट्रो एनिसोल में घुला हुआ एक प्रोडक्ट है। ठीक है, कोलोइडन क्या होता है? मैं बात करूं कोलोइडन की, तो कोलोइडन एक सॉल्यूशन है किसका? एल्कोहल या ईथर का 4% नाइट्रो सेल्यूलोज। ठीक है, ये प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट से आप क्या करते हो कि आपने जो फिल्टर बनाया है ना, जो निस्यंदक बनाया है, उसके
होल्स के साइज को आप स्मॉल कर देते हो ताकि जो कोलोइडल पार्टिकल्स के अलावा दूसरे पार्टिकल हैं वो इस फिल्टर में से पास ना हो सके। तो जब वो इस फिल्टर में से पास नहीं हो सकेंगे तो अति सूक्ष्म निस्यंदन का मतलब ये है कि कोलोइडल पार्टिकल में उनके अलावा जो छोटे से छोटे घुले हुए कण है ना, हम उनको भी अलग कर सकते हैं। किस तकनीक से? इस निस्यंदन की तकनीक से। तो इस मेथड को हम कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। स्पेशली डिजाइन फिल्टर होता है जो आपके कोलोइडल पार्टिकल में घुली हुई चीजों को अलग करने का काम करता है। तो ये जो है ये एक स्पेशल तकनीक है, लेकिन आप देखोगे कि ये जो तकनीक है ना, ये भी क्या है, इसकी गति भी धीमी है। ये कैसे काम करता है? ये भी आपका धीमी गति से काम करता है। क्लियर? तो ये था आपके कोलोइड को शुद्ध करने के तरीके। तो बच्चों ये आपका लास्ट जो टॉपिक है आज की क्लास का, जिसमें हमने इन मेथड्स के बारे में जाना। तो ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर है जिसमें हमने ये हमारा आज का कोलोइडल्स पे 9th लेक्चर हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 10th लेक्चर पे डिस्कशन करेंगे, जो दोबारा हमारा किस चीज के ऊपर होगा? कोलोइड्स के ऊपर ही होगा, क्योंकि कोलोइड हमारा इस चैप्टर का थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है और लास्टली हम इस चैप्टर को एमल्शंस पे एंड करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर सभी बच्चों को क्लियर है, जिसमें हमने कोलोइडी विलेनों के गुण भी देखे और उनको शुद्धिकरण करने का तरीका भी देखा और बनाने की विधियां भी देखी। तो इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस, कंटेंट या डीपीपी की रिक्वायरमेंट है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा मोशन लर्निंग ऐप। तो बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलेंगे विद अ फ्रेश न्यू टॉपिक, तो हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।